भारत की तकदीर नहीं रही भारत के हाथ में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 रन के हार के बाद भारत अब 2024 महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज एग्जिट के दर पे खड़े हैं। मैच का रिव्यू करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुदर्शनन और विशाल। गाइस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला हो कभी आसान तो नहीं हो सकता, पर दिस वाज ऑल टू प्ले फॉर। कहां बाजी मात रही इंडिया से, विशाल? आसान तो कभी नहीं होता, लेकिन आज मौका अच्छा था। खुशनसीब थी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली नहीं खेल रही थी, और पिछले विश्व कप या कॉमनवेल्थ गेम से कंपेयर करें तो मेग लैनिंग तो शुरुआत से ही नहीं थी। और फिर से एक इतनी करीबी हार, 9 रन की हार। पिछले साल हमने देखा था विश्व कप में 5 रन से, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी शायद 9 रन की ही हार थी। बायलैटरल्स को हटा दें क्योंकि ज्यादा कुछ उसमें स्टेक पे नहीं होता है। इतनी करीबी, इतने करीब आने के लक्ष्य के बार बार, और फिर से एक ही खिलाड़ी पे आप इतना निर्भर निर्भर किए जा रहे हैं, हरमनप्रीत कौर। ये चीज काफी सताएगी भारत को। जी हाँ, आपने जो नाम जिक्र किया, आपने जो मैचेस का जिक्र किया, हर में वो कॉमन पहलू है कि हरमनप्रीत कौर उस चेज में अंत तक थी, लेकिन भारत जस्ट चूक गए फ्रॉम द टारगेट। सुदर्शनन, आपकी इनिशियल थॉट्स इस हार पर? मैं वो एक इंटेंजिबल चीज के बारे में बात करने वाला हूं, जो है टैक्टिक्स। बॉलिंग को मैं ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, बॉलर्स ने मेरे ख्याल से ठीक किया। बैटिंग हम देखते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बार बार इंडिया थोड़ी कमी हो जा रही है। पिछले 8 मैचेस जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज किया है, 6 बार आ रहे हैं, उसमें से 4 बार 10 रन से कम में हारे हैं। तो वो है बैटिंग का। लेकिन आज मुझे लगा इंडिया की टैक्टिक्स में थोड़ी गड़बड़ थी इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स कैसे इस्तेमाल हुए। हरमनप्रीत कौर जिस तरह से बॉलर्स रोटेट कर रही थी, हमने देखा स्पिनर्स को काफी परचेज मिल रहा था, श्रेयंका पाटिल को पावर प्ले में, लेकिन स्पिन ज्यादातर हमने इनिंग्स में स्टार्टिंग के हिस्से में देखा ही नहीं। तो मुझे लगा वो वहां थोड़ी चूक हुई। लेकिन मैं विशाल से सहमत हूँ, मेजर इशू मेरे ख्याल से आज बैटिंग लेट डाउन था इंडिया का। जी हाँ, वो बॉलिंग वाले पहलू पर हम आएंगे बाद में, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे जब ऑस्ट्रेलिया को 150 पर रख लें, एंड भले ही इस वर्ल्ड कप में शारजा में वो हाई स्कोर हो, लेकिन दोनों कप्तानों ने माना था टॉस पे कि ये जो पिच है इट लुक्स मच बेटर टू बैट ऑन। तो वैसे कंडीशंस में जब आप ऑस्ट्रेलिया को 150 पर रख लो तो कोई भी टीम विल बी हैप्पी विद दैट। तो अब चेस पर आते हैं। और विशाल, शुरुआत अलग थी, क्योंकि शफाली वर्मा एक गजब रफ्तार में शुरू हुई, लेकिन स्मृति मानधना की गाड़ी आज बिल्कुल नहीं निकल पा रही थी। जी हाँ, पिछले मैच से ही हमने देखा था श्रीलंका के खिलाफ कि दोनों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। स्मृति मांधना ने उस मैच में रन बनाए थे, तो ऐसा कोई फॉर्म पे उनके सवाल नहीं करना चाहिए, और ना कि किया जाएगा। पर एक चीज काफी फर्क लगा दोनों में, शफाली और स्मृति मांधना में, वो ये था कि हो सकता है स्मृति ने कहा हो या ये टीम ने डिसाइड किया होगा कि वो एंकर हैं और शफाली अटैक करेंगी, लेकिन उसमें भी स्ट्राइक रोटेशन ज्यादा नहीं दिखी स्मृति मांधना की तरफ से। बाउंड्री नहीं लग रही, कोई बात नहीं, आप एक एक दो दो रन लीजिए। यही चीज ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी तरह से दिखाई है जब जब वो शारजा में खेले हैं। ये चीज दूसरे ग्रुप में हमको इंग्लैंड ने भी दिखाई है कि चौके नहीं लग रहे हैं इस टूर्नामेंट में, ज्यादा बाउंड्री नहीं लगती आसानी से, तो आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे ध्यान दीजिए। ये पूरी लाइनअप में वैसे ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ मैं भारतीय टीम से। जमीमा और हरमनप्रीत को छोड़ के रनिंग बिटवीन द विकेट्स कोई खास नहीं रही है इंडिया की, जिस पे सुधार किया जा सकता है। टैक्टिक पे एक चीज और मेरे जहन में आई कि आखिरी ओवर भी जब चल रहा था, 13 रन चाहिए थे 3 बॉल में, तब हरमन ने क्यों स्ट्राइक दे दी? और फिर मुझे लगता है कि पूरा ओवर उनको खेलना चाहिए था, फिर भले ही हार जाते, पर आप कोशिश करें कि हरमन जब आपको आखिर तक ले गई है तो हरमनप्रीत ही स्ट्राइक पे रहे। और यश, मैं एक और चीज इसी बात पे कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशली गार्डनर जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस मैच से पहले 3 लोगों को 4 बार आउट किया हुआ था विमेंस T20 में। उसमें से 2 थे शफाली वर्मा और स्मृति मानधना। और जब चेस शुरुआत हुई तब उन दोनों खिलाड़ी में से एक ही खिलाड़ी ऐसा लग रहे थे कि वे ये रिकॉर्ड्स उनको मैटर नहीं करती। स्मृति मानधना, फॉर ऑल द ग्रेट थिंग्स शी इज डन फॉर इंडियन क्रिकेट, जिस तरह से वो खेलती हैं, जो अदा से वो खेलती है, फॉर ऑल दैट शी इज डन, आज मुझे लगा वो थोड़ी डिफेंसिव माइंडसेट में आ गई थी, या शायद उनके मन में काफी चीजें चल रही थी, और वो उनके बल्लेबाजी में शायद हमने देखा 6 रन 12 बॉल, मेरे ख्याल से दैट काइंड ऑफ डिसाइसिवली इंडिया को थोड़ा बैकफुट में पुश किया चेज के। चलिए,
कई पहलुओं का जिक्र कर दिया हमने ऑलरेडी, लेकिन मुझे जो एक पार्ट राइट फ्रॉम द टाइम दैट डिसीजन वाज टेकन कहीं पूरी तरह से समझ नहीं आया था, वो था जब आपका तीसरा विकेट गिरता है 7वें ओवर में, तब दीप्ति शर्मा आती हैं, विच इन इटसेल्फ माइट नॉट बी द रॉन्ग मूव। पर मैं जानना चाहूंगा आप दोनों की राय, दीप्ति शर्मा का ऋचा घोष के आगे आना, और उसके अलावा ये भी कि जिस तरह से वो पार्टनरशिप चली एट जस्ट अबाउट 7 पर ओवर, वो कितना हानिकारक था इंडिया के लिए। उसके बारे में पहली चीज जो पोजीशन के बारे में आपने कही, वो T20 में तो ये देखना चाहिए कि स्कोर क्या है, चेज में इक्वेशन क्या है, और मैच कौन सा ओवर चल रहा है। तो तीसरा विकेट गिरा था 7वें ओवर में, क्या भारत तब ऋचा घोष को उतारना चाहेगा? मैं पर्सनली तो नहीं चाहूंगा, उसको आखिर के लिए रखना चाहूंगा। और दीप्ति, चाहे आप ये एज्यूम भी करें कि रन बॉल पे खेलेंगी या रन बॉल से थोड़ा बेहतर खेलेंगी, जो उन्होंने खेला भी था, आखिर में कुछ चौके लगाए थे, तो वो उस तरह की नॉक मैं उनकी मिडिल ओवर्स में देखा चाहूंगा, ना कि आखिर में। और जहां तक वो पार्टनरशिप का आपने सवाल किया, उसमें एक चीज ये लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि सारा दारोमदार बेचारी हरमनप्रीत के ऊपर ही है बाउंड्रीज लगाने का। उन्होंने काफी कोशिशें की, ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, तो शुरुआत में तो हरमनप्रीत रन बॉल से काफी कम खेल रही थी और दीप्ति फिर भी रन बॉल पे खेल रही थी। लेकिन जो इंटेंट की बात करते हैं हम कि कौन ज्यादा कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि हरमनप्रीत की ही जिम्मेदारी थी ज्यादा, केवल उनकी नहीं, कि इस इक्वेशन को किसी तरह कंट्रोल में लाए। जब लूज डिलीवरी मिली तब दीप्ति ने चौके लगाए। सुदर्शनन, 13 ओवर में करीब 105 रन चाहिए थे जब वो तीसरा विकेट गिरा, जो कि ऑलरेडी 8 पर ओवर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इजंट वेरी इजी। आप उस पर ये फैक्टर ऐड करें कि दीप्ति शर्मा जितनी अनुभवी खिलाड़ी है, उनके करियर का सैंपल हमें दर्शाता है कि 100-110 का स्ट्राइक रेट उनका रेंज है। इन दिस सिचुएशन आप वो 100 वाले स्ट्राइक रेट से अगर 5-6 ओवर खेलते हैं जो उन्होंने खेला, इट वुड ओनली मीन कि बाय द टाइम आपके हिटर्स और फिनिशर्स आते हैं, आप ऑलरेडी 10-11 रन पर ओवर के सिचुएशन में अपने आप को डाल चुके हैं। और हमने जिस तरह से T20 क्रिकेट इन जनरल, जेंडर आप छोड़ दीजिए, जिस तरह से T20 क्रिकेट चल रहा है, हम अक्सर यही बात करते हैं कि आपके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जो हैं, जो बेस्ट बैटर्स हैं, उन्हें ज्यादा गेंदें मिलनी चाहिए खेलने के लिए। और उस हिसाब से मुझे वो प्लानिंग काफी अच्छी लगी इंडिया की, कि टॉप 5 जो है वो स्मृति, शफाली, जेमी, हरमनप्रीत और ऋचा घोष हैं। तो ये आप उनको किसी भी ऑर्डर में लाइएगा, लेकिन ये 5 आपके वो खिलाड़ी हैं जिनको अधिकतर गेंदें खेलनी चाहिए। और वो थॉट प्रोसेस अब तक हमें दिखा, भले विल बी सेइंग कि 3 पे हरमनप्रीत आनी चाहिए क्या, जेमी 3 पे आनी चाहिए क्या, वो सब आप बात करेंगे, लेकिन ये 5 को आपको उस पोजीशन में खिलाना चाहिए। आज क्रंच गेम में आप ऋचा घोष को 5 पे खिला सकते थे, चलिएगा, वो आप उनसे आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि स्टार्टिंग से आप वो बड़े शॉट्स लगाएं, लेकिन उनमें वो काबिलियत है। हमने WPL में देखा है कि वो लंबे इनिंग्स भी खेल सकती हैं। जब ऐसी आपके पास एक खिलाड़ी हो जो who becomes dangerous the longer she is in the middle, तो आप उन्हें छुपा के क्यों रखिएगा? आखिर के 4-5 ओवरों में जब आपको 50-60 रन चाहिए, तब वो प्रेशर अलग होता है। और आज ऋचा घोष के सिलसिले में हमने वही देखा कि वो प्रेशर की वजह से वो रन आउट हुई हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हमको पता है कि दीप्ति शर्मा कितनी अच्छी बल्लेबाज है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, लेकिन रिलायबिलिटी T20 गेम में इंडिया को चाहिए क्या, ये एक सवाल पूछना चाहिए। उसके बाद भी हमने देखा कि अरुंधति रेड्डी, श्रेयांका पाटिल के ऊपर आई बल्लेबाजी के लिए। तो ये ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर, थोड़ी सोच कंफ्यूज्ड लग रही है बाहर से। मुझे नहीं मालूम कि ड्रेसिंग रूम में क्या सोच विचार है, लेकिन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो हम ये 2 शब्द बहुत सुनते हैं, फियरलेस क्रिकेट। अमोल मुजुमदार भी बात करते हैं, हरमनप्रीत कौर भी बात करती हैं, लेकिन जब वो फियरलेस क्रिकेट दिखाने की बारी आती है, तब कहीं तो हम चूक रहे, इंडिया चूक रही है। जी हाँ, इवेंचुअली जब दीप्ति शर्मा आउट हुई, इक्वेशन जा चुका था 42 ऑफ 25 बॉल्स पर, ऑलरेडी अहेड मोर देन 10 पर ओवर, एंड इवेंचुअली इंडिया 9 रन से पराजित हुए। जितना भी इस मैच के बारे में बात करें विशाल, सुदर्शनन, ये कैंपेन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये दोहराना जरूरी है, लेकिन फिर भी इस कैंपेन में आपको डर तो तब से लग चुका था जब आप न्यूजीलैंड से वो पहला मुकाबला हारे, एंड इवेंचुअली इट लुक्स लाइक वही वो हार होने वाली है which is going to cost India. हो सकता है ये, बिल्कुल। और
उस परफॉर्मेंस को देख के अगर वो दिन मैं याद भी करूं तो थोड़ा आश्चर्य हुआ था मुझे, क्योंकि न्यूजीलैंड 10 मैच हार के आ रहा था। भारत ने इतने लंबा एक कैंप, कई कैंप रखे बल्कि बैंगलोर में, और जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसी से लग रहा था कि भारत पीछे होती जा रही थी। और जो आखिर का मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अब उस पर काफी कुछ दांव पे होने वाला है। भारतीय खिलाड़ियों को भी ये पता होगा कि आखिरी, पता ही था जाहिर सी बात है कि आखिरी मैच तक कोशिश करें, ना छोड़ें। आज भी कोशिश की होगी कि आखिरी ओवर तक ना छोड़ें, लेकिन कहीं कमियां रह गई हैं तो अब वो बस फिंगर्स क्रॉस करके देखेंगे अगला मैच। जी हाँ, फिंगर्स तो क्रॉस रहने वाले हैं भारत में सबके अगले 24 घंटे के लिए, क्योंकि अब अगर टूर्नामेंट में जीवित रहना है तो पासा पाकिस्तान के हाथ में। अगर पाकिस्तान सोमवार को न्यूजीलैंड को हरा देते हैं, अनलेस वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतते हैं, तो इंडिया जाएंगे सेमीफाइनल में। एनी अदर रिजल्ट और इंडिया का वर्ल्ड कप का कारवां यहीं ग्रुप स्टेज तक सीमित रहेगा। ऐसा आखिरी बार 2016 में हुआ था। सुदर्शनन, विशाल, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। फिलहाल हमारे तरफ से इतना ही ESPN क्रिकेट हिंदी पर।